हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपन क्लास लेके आए हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती होगी उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने ये पोस्ट कंफर्म कर दिया है। अभी ये पोस्टें आने वाली है, एक दो महीने में ये पूरी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप तैयारी करें। अब आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसको अपन आज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो एक तो इसका परीक्षा में क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, है ना। वैकेंसी के लिए जब अपन अप्लाई करेंगे तो क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। कई अभ्यर्थियों के बीच में ना एज को लेके क्वेश्चंस है, तो एज लिमिट क्या होगी, परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा। तो अब गवर्नमेंट ने इसके लिए है ना क्या डिसाइड किया है। तो अपना जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, मतलब यानी कि डूइट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक सूचना सहायक की पोस्ट होती है। तो सूचना सहायक के जो पोस्ट है, उसी का जो सिलेबस है उसी के समकक्ष पूरी क्वालिफिकेशंस को लेके ये यहाँ पे भी है ना, शायद वही आनी चाहिए। अभी वैसे रूल क्लियर नहीं है, वैकेंसी जब रिलीज होगी तब जाके अपन को ये रूल क्लियर रहेगा। फिलहाल अपन वैकेंसी के जो ये सर्कुलेशन जो निकला है ना, जो इसका प्रस्ताव जो पास पास हुआ है, उसमें जो कंप्यूटर अनुदेशक होंगे, एक तो दो तरह की पोस्टें होगी। एक तो आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होंगे, बेसिक कंप्यूटर टीचर बोल दो या इंस्ट्रक्टर कह दो। और दूसरा अपना रहेगा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। दोनों की भर्ती है ना अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो कंप्यूटर बेसिक जो कंप्यूटर अनुदेशक है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशंस है, तो ये जो क्वालिफिकेशंस जो वेतनमान जो रहेगा, वो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब डूइट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान सरकार। तो उसमें सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के समकक्ष तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर, मतलब असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर कह दो आप, एसीपी। एसीपी, तो ये वाली जो सहायक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, ये करवाती है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो ये अपने ये सूचना सहायक की जो परीक्षा अब तक जो कंडक्ट करवाई है, वो करवाई है अपनी RSMSSB। तो आर का मतलब तो हो गया राजस्थान सबॉर्डिनेट मिनिस्टरियल, ये हो गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो अभी RSMSSB ये वाली है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी परीक्षा सूचना सहायक की ये कंडक्ट करवाती आ रही है। अभी 2 या 3 बार है ना ये परीक्षा हो चुकी। और आरपीएससी के थ्रू प्रोग्रामर का जो सिलेक्शन होता है, वो आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अपन को जो बेसिक्स टीचर्स है और वरिष्ठ जो टीचर है, उनके लिए जो पूरा जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, ये सूचना सहायक के समकक्ष पूरी है ना क्वालिफिकेशंस, एज एज और पूरा सिलेबस है ना वो का वही रहना चाहिए। और वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर के लिए प्रोग्रामर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो सिलेबस है आरपीएससी से डिसाइड है, वही सिलेबस रहना चाहिए। तो अभी अपन कंफर्म तो कह नहीं सकते, फिर भी अपन को है ना अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस तो क्या कंफर्म तभी हो पाएगा जब ये वैकेंसी सर्कुलेट हो जाएगी, है ना, रिलीज हो जाएगी। तो उसके बाद में इसकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस है ना, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्या ना क्या सिलेबस रहेगा, तभी अपन को कंफर्म हो पाएगा। तो मैं तो अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, अपना ये जो अपना ये नोटिफिकेशन जो निकला है गवर्नमेंट का, है ना, जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें उसको देख के मैं इस कंप्यूटर टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या योग्यता है, तो मैं सूचना सहायक को लेके और प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर है उसको लेके, है ना, आपको सिलेबस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। फिर भी मैं ये अभी है ना, आप एक आइडिया लेके चलो, कंफर्म नहीं कर सकता। तो अभी अपन देखें सूचना सहायक की क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो अपन सूचना सहायक की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये का यही सिलेबस है ना, इसका जो अभी प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये का यही सिलेबस टीचर्स में आएगा। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 30% आपका वो रहेगा रीजनिंग एंड जीके का, और 70% वेटेज कंप्यूटर का रहेगा।
तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी है ना, क्राइटेरिया इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने से पहले है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसको अपन को फॉलो करना है ना। इसमें अपन RSCIT वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपन इसमें ना कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो देखें अपन। तो शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट, यानी बैचलर डिग्री आपके होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास 3 मेजर क्राइटेरिया हो गया। अब डिग्री में बैचलर भी हो सकती है, मास्टर डिग्री भी हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है। तो आपके पास 3 डिग्री तो यहाँ मेजर है ही। तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेली कम्युनिकेशन है, उसमें या तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक नहीं है तो BCA भी इसके लिए एलिजिबल है, MCA भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना आवश्यक है। तो यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं एक बार है ना, BCA स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेली कम्युनिकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। CS और IT, CS का मतलब कंप्यूटर साइंस, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे MCA भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc IT भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc IT/CS, है ना। PGDCA स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, O लेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके समकक्ष और भी अगर कोई डिग्री है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। RSCIT वाले स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो इसकी जो डिग्री देखोगे तो ये मेन मेन मैंने आपको बता दी, और डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो मतलब यूनिवर्सिटी से वो वैलिड होनी चाहिए डिग्री। तो ए कैंडिडेट शुड हैव डिग्री इन एनी ऑफ द ब्रांचेज ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, मतलब एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या आपका डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप है ना, इस ये भी एलिजिबल हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा वाले भी अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल, DOACC एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, O लेवल, A लेवल, B लेवल है ना, पहले ये खूब कोर्स कंडक्ट करवाती थी, तो O लेवल सर्टिफाइड कोर्स है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। PGD से स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। एक अपना ये डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ITI का कोर्स है ना। एक अपना असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का होता है, कोपा का, है ना। एक तो अपना कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट प्रोग्रामर ना, तो प्रोग्रामर असिस्टेंट कह दो, या फिर DPCS डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस थोड़ा सा इसकी स्टडी कर सकते हो। कंफर्म में नहीं कर सकता क्योंकि ये वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हुई है। सूचना सहायक के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान देने का पॉइंट है थोड़ा सा। तो ये अपन को ये मेजर क्राइटेरिया फॉलो करते हुए वैकेंसी अपन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी, ये भी कही है ना, अभ्यर्थियों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछा था कि इस टीचर्स के लिए एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट में कंफर्म कर दूं कि 21 से लेके 35 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब इसमें भी कई सारे है ना रिलैक्सेशन है। अब 35 ईयर्स है ना, कौन सी डेट को हो जाना चाहिए, तो फिलहाल तो अपन अगर सूचना सहायक की जो वैकेंसी लास्ट टाइम जो रिलीज हुई थी वो January 1, 2019, तो हो सकता है कि यहाँ 31st ईयर अपन काउंट करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 2001 तक आप 35 ईयर्स के हो जाने चाहिए, है ना। मैक्सिमम लिमिट है ये, अगर इससे अपर आपकी एज जा रही है तो फिर वो नॉट एप्लीकेबल है। तो आप है ना 21 तो मिनिमम है, 21 से लेके 35, है ना। 35 कब तक काउंट करें, तो फिलहाल मैं अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दे देता हूँ। 2000 जनवरी 2021 तक आप काउंट करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी एज लिमिट अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो हो सकता है फिर आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। फिर भी है ना कुछ केसेस में है ना आपको रिलैक्सेशन है। अब रिलैक्सेशन क्या है,
तो एक तो जनरल कैंडिडेट है ना, जनरल कैंडिडेट फीमेल, फीमेल के लिए, और राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है, अदर स्टेट का नहीं। उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, कि यानी कि 40 वर्ष तक आप इसकी अप्लाई कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और राजस्थान का डोमिसाइल, उसके लिए 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। फिर आपकी जैसे रिजर्व कैटेगरी है, कोई भी अगर एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी है, बैकवर्ड है और मेल कैंडिडेट है, तो उसके लिए राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर एक्स्ट्रा है, मतलब 35 से अबोव यानी 40 तक अपन जा सकते हैं। ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी बैकग्राउंड, ये तो जनरल कैंडिडेट के लिए है। मेल का मतलब जनरल, जनरल मेल हो गया, और फीमेल के लिए ये 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो यानी फीमेल कैंडिडेट है, अगर रिजर्व कैटेगरी में है, एस सी एस टी ओ बी सी बैकवर्ड क्लासेस, तो देन वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। क्योंकि एज को लेके ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, तो 35 ईयर मैक्सिमम लिमिट। कब तक काउंट करें, 21 तक काउंट कर लो आप, जनवरी 21 तक। और अगर अपन फीमेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी में है, राजस्थान डोमिसाइल है, तो देन 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 साल तक। अगर एस सी एस टी ओ बी सी मेल कैंडिडेट है, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 साल तक। अगर एस सी एस टी ओ बी सी फीमेल कैंडिडेट है, तो 45 ईयर तक। तो ये आपका ना एज लिमिट का एक क्राइटेरिया है। अगर इस एज लिमिट में अगर आप आते हो, अगर आपका एक दिन भी ऊपर हो रहा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है, क्योंकि एज लिमिट को लेके कंफ्यूजन है। कई कई टीचर्स ऐसे हैं जो अभी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो कई बार वो 40 से अगर क्रॉस हो गए, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एज लिमिट आपकी क्लियर हो गई। फिर अपन देखें एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा। तो एग्जामिनेशन में आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। एग्जामिनेशन में आपका है ना, ये कैंडिडेट देखो, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न बता रखा है, विल कंडक्ट 2 पेपर्स। कैंडिडेट्स हु विल क्लियर पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल ओनली बी एलिजिबल टू एपीयर पार्ट 2। तो फिलहाल तो अपन यहाँ पे जो देखेंगे, अपन का है ना, एक ही पार्ट में परीक्षा होनी चाहिए। कंफर्म नहीं है, वैकेंसी रिलीज होने के बाद में कंफर्म होगा। सिंगल पार्ट में परीक्षा होगी, 3 ईयर्स का पेपर, 3 आवर्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चंस आपका ना इक्वल मार्क्स का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान देने का पॉइंट है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे, तो 1/3 आपका डिडक्ट, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना, डिडक्टेड हो जाएगा वो। तो मिनिमम जो इसका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, 40% तो आपको कम से कम लाना ही होगा। 3 आवर्स का पेपर होगा, है ना, तो आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 40% मिनिमम क्राइटेरिया है। तो ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट है। अब पेपर रिटन एग्जाम होगी, तो सब्जेक्ट का जो टाइटल है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्यूटर का फंडामेंटल्स, पूरा कंप्यूटर का आधारभूत है ना ढांचा, पूरा क्या है कंप्यूटर का, पूरा कंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से। मैक्सिमम मार्क्स है 100, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ये टाइम है 3 आवर्स, है ना। ये हो सकता है, ये मार्किंग इसकी में चेंज हो सकती है। फिलहाल में पुराना रूल्स है 2018, उसको लेके बता रहा हूँ। हो सकता है कि 200 मार्क्स का पेपर हो जाए, है ना, तो कट ऑफ इसमें 70 से ऊपर जा सकती है। 70 से नीचे तो आप सोचना ही मत। अगर 70 से ऊपर है, तो देन सिलेक्शन का कंसेप्ट बन सकता है, मतलब अपना। तो तैयारी अपन अच्छी करेंगे, तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। अब पेपर का अपन देखें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है, तो ये अलग अलग है ना, इसमें कई सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप है। तो मेजर तो एक तो आपका रीजनिंग और जीके वाला पार्ट है। तो रीजनिंग में जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एंड है ना एनालिटिकल ये हो गया रीजनिंग। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जीके की रहनी चाहिए।
और राजस्थान का जीके मैक्सिमम आता है इसमें। तो आपका ये 30% मार्क्स का वेटेज है ये। तो इसमें ना आप अभी से स्टडी करोगे तो ये जीके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो और रीजनिंग के कंसेप्ट, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करते रहो। मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस है, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप सोल्व करते रहो। तो प्रैक्टिस करते करते आपको है ना थोड़ा सा इसका वो क्लियर हो जाएगा। फिर अपना सेकंड जो पार्ट है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग बेसिक, पूरा कंप्यूटर का ओवरव्यू, कि यानी कि कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर का है ना कैसे है ना एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंप्यूटर का जब अपन सिस्टम्स जनरेट करेंगे या सिस्टम्स का कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो कितनी सारी डिवाइसेज उसमें यूज होती है। इनपुट है, आउटपुट है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर्स है, प्रिंटर्स है। तो यहाँ पे अपन को इनपुट आउटपुट कंप्यूटर का पूरा बेसिक ओवरव्यू, बेस है ये तो है ना स्टार्टिंग का पूरा बेस है। तो ये आपको पूरा आना चाहिए। सेकंड अपना जो थर्ड पार्ट है इसका, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि कंप्यूटर अपन ने जैसे मान लो कंस्ट्रक्ट कर दिया, सिस्टम्स डिजाइन कर दिया, सिस्टम्स अपने पास है ना अवेलेबल हो गया। तो फिर सेकंड जो पॉइंट होता है इसका, कि कंप्यूटर को अपन कैसे चलाएंगे, चलाने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, एप्लीकेशंस आप क्या क्या यूज करोगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर टीचर्स के लिए जा रहे हो तो अभी बेसिक्स कंप्यूटर टीचर्स के लिए एसेंशियल है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका पावरफुल होना चाहिए, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने यूज करेंगे। तो एम एस डॉस को पढ़ना है, विंडोज को पढ़ना है, यूनिक्स को पढ़ना है, और देन एप्लीकेशंस क्या यूज करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो आपका एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, फिर प्लेटफॉर्म पे आप है ना क्या एप्लीकेशंस यूज करने जा रहे हो। तो एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है। तो ये मेजर है ना 4 सॉफ्टवेयर है, एम एस ऑफिस का पार्ट है। इसको आप थोड़ा सा डीपली लेके जाओगे, ये मान के चलो कि 8-10 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। तो इसमें शॉर्टकट कमांड है, पूरा इंटरनल जो इसके जो एप्लीकेशंस विंडोज खुलती है उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या इसके फीचर्स है, उसको ज़्यादा फोकस करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। फिर यहाँ पे एनालॉग है, नंबर सिस्टम्स है, तो फाइल्स है, बेसिक डेटा प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स है। क्योंकि कंप्यूटर में लार्ज जो पार्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग का होता है, सब जानते हो। कंप्यूटर डेटा को लेके ही काम करेगा। तो डेटा का है ना अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कंप्यूटर डेटा को इंटरनली है ना सर्किट में कैसे ट्रांसमिशन करेगा, कैसे समझ पाएगा, तो किस वे में है ना डेटा को अपन है ना कम्युनिकेट करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये पूरा आपको कंप्लीट कन्वर्जन, है ना, ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स है वो पूरा आ जाना चाहिए, और बेसिक डेटा प्रोसेसिंग की पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो आपका पूरा बेस हो गया ना। फिर आगे अपन चले कि कंप्यूटर में क्या होता है कि अपन नेटवर्किंग भी देखेंगे, इंटरनेट को भी यूज करेंगे, कंप्यूटर में आपस में शेयरिंग भी करेंगे, है ना, कि एक सर्वर बना दिया, फिर सर्वर से अपन ने मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्टिविटी दे दी। तो फिर नेटवर्किंग की टोपोलॉजी है, नेटवर्किंग की इंटरनेट के पूरे प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्किंग के पूरे टाइप्स है, लेन मेन वेन, है ना, पूरे ब्राउजर्स की थ्योरी है, कुछ इंटरनेट की पूरी सर्विसेज है अपने पास, HTML है, मल्टीमीडिया है। तो ये पूरा आपका इंटरनेट, मल्टीमीडिया और ये नेटवर्किंग से रिलेटेड यूनिट आ जाएगी। तो इसमें ना पढ़ें तो बहुत कुछ है, ऐसे एग्जाम का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो फिलहाल तो आप है ना बेस को तो थोड़ा पावरफुल रखें, फिर एडवांस क्वेश्चन आंसर करते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी को लेके है। कंप्यूटर यूज करोगे तो कंप्यूटर का प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या क्या है ना सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, कैसे अपन है ना फायरवॉल्स के थ्रू अनऑथोराइज्ड जो यूजर एक्सेस होता है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे अपन है ना इंफॉर्मेशन को फिल्टरिंग करके ना ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अपन को सिक्योरिटी पॉइंट को बहुत ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। वायरस अटैक हो जाए, आपका डेटा उड़ जाए, तो आप कैसे है ना उससे कर पाओगे सिक्योरिटी। तो ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेके पूरी स्टडी करनी है। कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे सिक्योरिटी को लेके भी। तो वायरस का पूरा आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंटीवायरस कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, रिस्टोर और बैकअप का क्या कंसेप्ट होता है, फायरवॉल का क्या कंसेप्ट होता है। तो ये पूरी थ्योरी आपको क्लियर होना जरूरी है कि अपन सिक्योरिटी है ना कई तरह से कर सकते हैं। तो वो पूरा आपके कंसेप्ट माइंड में रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखें, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे आओगे। ये तो पूरा बेस हो गया, एसेंशियल स्टडी है, इनको तो आपको पावरफुल रखनी है ही। फिर अपन नेक्स्ट जो अपन टॉपिक्स देखेंगे,
अल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कंप्यूटर पे है ना कोई भी अपन प्रोग्राम्स को कैसे डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, काम कैसे करें, प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्या है। टीचिंग में जाओगे तो सी लैंग्वेज आएगी, सी प्लस प्लस आएगी, पाइथन आएगी, ये सब आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज का पूरा आपको ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज के थ्रू आनी चाहिए, जिसमें आपको है ना सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाएगा। करीब ये मान के चलो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के 4 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 6 क्वेश्चंस के लिए पूरा लैंग्वेज का कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए, जो लैंग्वेज का पूरा बेस है वो आपको आना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर आपको है ना लैंग्वेज के लिए अपन जो प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, तो फिर ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है ना एनवायरनमेंट आईडीई, ये ऐसे कौन कौन से आईडीई सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है ना, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो ये पूरी स्टडी यहाँ पे चलेगी। तो ये आपका रिटिन एग्जाम का है ना बेसिक कंप्यूटर टीचर का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को ही फोकस करना आपको, है ना। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डेली के डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चंस का है ना एक्सरसाइज लेके क्विज को लेके मैं बनाता रहूँगा, है ना। आप एक वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो, nkgacademy.com, उसमें भी आपका ना क्विज ऐसे MCQ ऐसे बहुत सारे है ना मैटर मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर इस सिलेबस का फिर अपन हिंदी में देखें तो ये पूरा सिलेबस हिंदी में बता रखा है ना, तो पूरा ऊपर का इंग्लिश में था, इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये आपका हिंदी में सिलेबस है पूरा, तो सेम सिलेबस को हिंदी में यहाँ पे है ना टाइप किया हुआ है। फिर आप देखोगे ये तो हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर टीचर्स के लिए क्या क्राइटेरिया था, सिलेबस क्या था, एज लिमिट क्या थी, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे अब अपना है ना वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर, जिसमें 591 है ना पोस्ट है, ये भी आपका रिटिन एग्जाम होगा। फिलहाल अब तक जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, हो सकता है कि आपके पूरी एग्जाम में आरपीएससी कंडक्ट करवा दे, है ना। तो अपन को अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है वो सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामर उसको लेके मैं बता रहा हूँ अब तक का जो अपना नॉलेज है। तो आप है ना इसको कंफर्म मान के नहीं चले, एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि अपन को तैयारी इस तरह से करनी है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट होती है, 2-3 बार ये वैकेंसी निकल चुकी है। तो प्रोग्रामर का है ना क्या रोल है, तो यह वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर के लिए यही सिलेबस आना है। तो फिलहाल तो यहाँ पे है ना 2 पेपर बता रखा है, 100 मार्क्स का 2 आवर्स के 2 पेपर्स हैं। तो 40% वही मिनिमम क्राइटेरिया हो गया, कुछ रिजर्व कैटेगरी में हो सकता है 30% पासिंग का मिनिमम क्राइटेरिया हो। ये आपको इस लिमिट को तो फॉलो करना है, फिर देन मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ कितना जाए कंफर्म नहीं है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग सीरीज ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है, अलग अलग सीरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अलग अलग मतलब सीरीज के क्वेश्चंस की है ना अलग अलग आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब इस परीक्षा का अपन देखें तो सिलेबस क्या है ना प्रोग्रामर के लिए, पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर। तो इसमें रीजनिंग टेस्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, ये तो बेसिक्स तो है ही। आपका पूरा मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग्स है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान का पूरा जीके है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो पूरा पार्ट ऐसे कैसे वही हो गया आपका जो सूचना सहायक में था। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टडी हो गई, एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, है ना, ये आपका थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, ये आपका सूचना सहायक में नहीं था। तो डेटाबेस को कैसे अपन डील करें, डेटाबेस से रिलेटेड पूरी थ्योरी आ गई, भाई एसक्यूएल आ जाएगा, एसक्यूएल आ जाएगा पूरा ना यहाँ पे। और फिर डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग की यहाँ पे डिटेल में थ्योरी आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग का पूरा है ना ये पूरा टीसीपी आईपी की लेयर्स आ जाएगी, ओएसआई मॉडल आ जाएगा, है ना, पूरा प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, ये सब कुछ याद रखना होगा आपको, पूरा आर्किटेक्चर आ जाएगा। फिर आपका सेकंड पेपर में है ना सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, कि सिस्टम्स को अपन कैसे एनालिसिस करें और डिजाइन करें। तो सिस्टम से रिलेटेड पूरी स्टडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में आ जाती है। तो सिस्टम्स को कैसे इंप्लीमेंट करें, सिस्टम्स की क्या लाइफ साइकिल है, ये पूरी यहाँ पे पढ़ोगे। तो ये पेपर है ना थ्योरेटिकल है, तो इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे। फिर नेक्स्ट अपना आ गया प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को लेके अपन को पढ़ना है, इंटरनेट है, जावा से रिलेटेड पूरे टूल्स है, ये पूरा अपन को पढ़ना है। जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट है, ये अपन को पूरा पढ़ना है। तो ये आपका ये सिलेबस है ना, ये पूरा प्रोग्रामर के लिए है। प्रोग्रामर के लिए फिर अपन ये कुछ गाइडलाइन है,
नोट्स फॉर जनरल गाइडलाइन फॉर प्रोग्रामिंग। ये भी आप थोड़ा सा पढ़ पढ़ के थोड़ा सा अपना नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो यानी कि अपन के पास अब दो मेजर वो हो गया सिचुएशन। बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए सूचना सहायक का सिलेबस को फॉलो करना है, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर्स के लिए अपन को प्रोग्रामर वाला सिलेबस को फॉलो करना है। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया सूचना सहायक का ही चलेगा, दोनों में कॉमन है। प्रोग्रामर के लिए भी एज लिमिट वही रहेगी और इसके वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर के लिए भी एज लिमिट वही रहेगी और बेसिक कंप्यूटर टीचर की एज लिमिट वही रहेगी। क्वालिफिकेशंस मैंने बता दिया। तो आशा है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी मैं इस तरह की क्लासें बनाता रहूँगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं डेली आपको ये ना पूरे वीडियो डालता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।